हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। हम फिर आ गए हमारे 11th के ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम के अगले लेक्चर में, है बच्चा। तो आई होप अगर आप देख रहे हो तो अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए अच्छे से समझो, अच्छे से देखो, एनसीईआरटी पढ़ो। अगर बुक ले आए तो, नहीं लाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको तो कर ही लेना, तुम इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। चलो तो अपन आगे स्टार्ट करें। तो आगे अपन जो स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आपको बोला था कल, मैंने आपको स्टमक के बारे में पूरा डिटेल बताया था, है ना। स्टमक के बारे में मैंने आपको समझा दिया था, स्टमक का स्ट्रक्चर बता दिया था, हिस्टोलॉजी बता दी थी। सेम आज अपन करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर आप इस लेक्चर को पहले देख रहे हो उसके बाद तो प्लीज़ कृपया करके उस लेक्चर को देख लेना तुम, ठीक है, वरना ये लेक्चर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोलो मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा तो बोलने का रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो बच्चा, तो इसलिए सबसे पहले अगर हो सके तो कंटिन्यूस ही चलना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो। चलो तो अब स्टार्ट करें। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं डायग्राम वगैरह सब बनाऊंगी। इसको बताने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको रह गया था, जो अपन ने कल स्ट्रक्चर पढ़ा था वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें सब था। अब उसमें एक चीज़ थी बच्चा, जैसे मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवा का कंपोजिशन बताया था, वैसे ही स्टमक के अंदर जो जूस होता है उसको बनते हैं। जैसे कौन सी ग्लैंड थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड थी। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। तो अपन सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन पढ़ेंगे। पहले तो ये आपको याद होना चाहिए ना बच्चा, मैं आपको कल ये रह गया था, कल ज़्यादा बड़ा हो गया था लेक्चर, तो फिर मैंने ये चीज़ रह गई थी मेरे दिमाग से। खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो कहाँ से होता है? सिक्रेटेड बाय, ये बात आपको अच्छे से पता है, पिछले लेक्चर अच्छे से देखा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक। पूरे अच्छे से लेक्चर में अपन ने देखा था कैसे कैसे होता है, कैसे नहीं होता। तो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा गैस्ट्रिक जूस बनता है। अच्छा, इसके साथ मैंने आपको क्या बताया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 5 तरीके की सेल्स थी, पड़ी थी, वैसे तो 6 होती है लेकिन अपन ने 5 पढ़ी थी, जिसमें से मैंने आपको बोला था डिस्काउंट दे दिया मैंने कि चलो ठीक है तुम 5 में से 4 कर लेना, ठीक है। वो मैंने इतना डिस्काउंट दे दिया, सोचो, है ना, ले लिया करो इतना डिस्काउंट, काम का डिस्काउंट लिया करो, है ना, पैसे का डिस्काउंट मत लिया करो, खैर छोड़ो, है ना। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर अपन ने 5 तरह की सेल देखी, जिसमें मैंने बोला था कम 4 तो आप याद ही रखना, जो आपके पूछे जाते हैं, मेनली पूछ लेते हैं कभी भी, ठीक है। अच्छा बढ़िया। अब उसके बाद अपन क्या करना है, अब इसका कंपोजिशन देखना है कि इस गैस्ट्रिक ग्लैंड ने जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करा, मतलब टोटल जितना भी जूस सीक्रेट था उसमें क्या क्या प्रेजेंट था, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, याद रख लेना, बस जो कल था ना उसको बस मैं एक से इकट्ठा करके बता रही हूँ, और कुछ नहीं। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन में सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है बच्चा? एंजाइम, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब एंजाइम्स भी 3 तरीके के थे, याद है? 3 तरीके के एंजाइम्स थे, अच्छे से समझना, है ना। हाँ, तो देखो कौन कौन से थे। एक तो था पेप्सिनोजन, एक था प्रोरेनिन, ठीक है, और तीसरा कौन सा था? हाँ, माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, है ना। ये 3 एंजाइम थे। चलो एक काम करते हैं, पहले लिख देती हूँ सारा कंपोजिशन, देन आपको फिर एक एक के बारे में समझा दूँ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या था? म्यूकस। अरे इसको कौन भूल सकता है मैम, इसको तो नहीं भूल सकते हम, म्यूकस के बगैर तो स्टमक जिंदा ही नहीं है, अपन जिंदा ही नहीं रह सकते, डेथ हो जाए अपनी अगर म्यूकस नहीं हो तो। इसके बारे में मैंने बताया था आपको, क्यों, है ना। इसके बाद और क्या क्या होता है? इसके बाद हाँ HCl, हाँ इसको कैसे भूल सकते हैं, HCl भी था। HCl के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ थी, हाँ, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये ऐसी कुछ चीज़ें थी, है ना। तो ये अपन ने देखी थी, है ना। तो ये मेन कॉम्पोजिशन था किसका? गैस्ट्रिक का, यानी गैस्ट्रिक जूस का, जिसमें मेन कॉम्पोजिशन यही रखो तो बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि क्या होता है। अब अच्छा देखो, किसी के भी नाम के पीछे लाइटिक लग जाए, LYTIC, उसका मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन होना। अब देखो बच्चा, एंजाइम में मैंने 3 बोला था, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी के भी नाम के पीछे ओनोजन या किसी के भी नाम के प्रो लग जाए तो वो कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। तो जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं तो वो इनएक्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, याद रखना। एक्टिव एंजाइम सीक्रेट, ये आपके क्वेश्चन आएगा, मैं खैर जब डाइजेशन होगा तब समझाऊंगी। अब इसे इतना ध्यान रखो कि गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम है वो भी इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है। अच्छा, अब मज़ेदार बात, जिसमें से ये दोनों जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं बच्चा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक का क्या मतलब होता है? यानी प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम। जो अपन ने खाना खाया है उसमें जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन को तोड़ने वाले जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो प्रोटियो का मतलब प्रोटीन, लाइटिक का मतलब होता है लाइट। ये क्वेश्चन आता है
कि डाइजेशन में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं। तो बच्चा अभी अपन कितने पढ़े, 2 पढ़े। इंटेस्टिनल में आएंगे जब अपन पेनक्रियास पढ़ेंगे तो 2 और पढ़ेंगे, वैसे 3 और पढ़ेंगे तो कितने हो गए 5। तो 5 ऐसे होते हैं जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। अभी अपन स्टमक पढ़ रहे हैं तो अपन को 2 ही पढ़ना है, जब उसमें आएंगे तब उसमें बता दूंगी, तो हो जाएंगे टोटल 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं पेप्सिनोजन, और जो कैसे होते हैं अभी इनएक्टिव होते हैं। अब ये इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव किसकी वजह से होते हैं, वैसे अभी ऊपर से बता रही हूँ मैं, है ना, अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। HCl की वजह से एक्टिव होते हैं। अब कैसे होंगे ये मैं आपको डाइजेशन में समझाऊँ, ठीक है, बढ़िया। लाइपेज जो होता है वो फैट को तोड़ने वाला एंजाइम होता है, तोड़ने वाला एंजाइम होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। जो फैट होता है ना, फैट मॉलिक्यूल होता है बच्चा, फैट का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का डाइजेशन होता है वैसे फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न मैं आपको समझाऊंगी जब डाइजेशन पढ़ाऊंगी तब बता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि लाइपेज जो होता है, ठीक है, वो किसको ब्रेक डाउन करता है, फैट के ब्रेक डाउन या फैट के डाइजेशन में मदद करता है, इतना ध्यान रखना। और माइल्ड क्यों, कि कुछ मात्रा में ज़्यादा नहीं होता। अब इसकी बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस का मैंने बता दिया, ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाता है, प्रोटेक्टिव यानी प्रिवेंट फ्रॉम HCl, ठीक है, ऐसे इन दी वॉल ऑफ स्टमक, है ना, स्टमक की वॉल में HCl से प्रिवेंट करता है, ठीक है। HCl का क्या काम होता है, अच्छा, HCl जो होता है बच्चा एक ऐसा एसिड होता है जिसका जो pH होता है वो 1.2 से 1.5 के बीच में वेरी करता है। ऐसा माना गया है कि जो pH होता है 1.2 से या 1.8 के बीच में लगभग ना, 1.2 से 1.8 के बीच में से लगभग माना गया है कि मतलब इतना pH इसका होता है, और अपनी बॉडी में इतना pH है। अब सुनो ध्यान से, है ना, मैं लिख देती हूँ pH, है ना। अब देखो बच्चा क्या होता है कि HCl के काम क्या होता है, HCl के बहुत कम से कम मेजर 3 फंक्शन होते हैं। अभी ऊपर से बता देती हूँ, देन बाद में फिर मैं डाइजेशन पोर्शन में। पहला है बैक्टीरिया को किल करना, है ना। दूसरा है खाने को बिल्कुल ऐसा लसा बनाना, बिल्कुल एक सॉफ्ट करना, खाने को सॉफ्ट बनाना। तीसरा होता है मेन खाने को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देना, बहुत ही पूरी तरह से मतलब मेरा तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करते हैं। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इस एंजाइम को एक्टिव करना। अब ये कैसे करेगा बच्चा, ये मैं आपको कब बताऊंगी, डाइजेशन में लिखाऊंगी, ठीक है। अब इसे इतना ध्यान रखो। चलो, और लास्ट है अपना कासल इंट्रिंसिक पार्ट। इसके बारे में मैंने आपको बता चुकी थी कि ये भी ऑक्जेंटिक सेल्स द्वारा ही सीक्रेट होता है। और इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि यह विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। चलो, तो ये आ गया आपको समझ में कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अभी कैसे करेगा ये एब्जॉर्प्शन वाले में पढ़ेंगे। तो ये है आपका गैस्ट्रिक जूस का वो है, क्या है ये, कंपोजिशन। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ pH कि पूरे गैस्ट्रिक जूस का, बच्चा ये जो मैंने pH बताया था वो HCl का था, मैंने पूरे गैस्ट्रिक जूस का pH नहीं बताया। अब अच्छा, अगर आप देखो तो गैस्ट्रिक जूस में है HCl, तो HCl की वजह से गैस्ट्रिक जूस हो जाएगा एसिडिक। अगर pH 7 से कम होने लगती है तो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो इसका मतलब गैस्ट्रिक जूस भी कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो नॉर्मल वेटेज में अगर देखा जाए तो गैस्ट्रिक जूस का जो pH होता है 1.2 से 1.5 के बीच में होता है। अब बच्चा मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, बहुत ही शानदार बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो बताओ, हाँ बच्चा देखो, अपनी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब अलग अलग एंजाइम अलग अलग इन्वायरमेंट में काम करते हैं अपनी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी के अंदर सूटेबल, जैसे pH किसी का 7 है तो कोई एंजाइम है जो 7 pH पे काम कर सकता है, कोई एंजाइम मतलब वो उनका एक सूटेबल है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो एसिडिक pH पे काम कर सकते हैं। एंजाइम जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये ऐसे एंजाइम होते हैं बच्चा जो एसिडिक pH पे काम करते हैं। और ये आपकी बुक के NCERT की लाइन है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि डाइजेशन में मदद करने वाले एसिडिक एंजाइम के नाम बताइए जो एसिडिक pH पे काम कर सकते हैं। अब अच्छा, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये HCl का एक और फंक्शन पता चल गया कि इन दोनों को फंक्शन करने के लिए, इन दोनों को काम करने के लिए एक एसिडिक pH भी देता है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एसिडिक pH पे काम कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको pH लिखवा दिया, लगभग इतना हो सकता है, ठीक है। अगर pH इससे ज़्यादा होने लग गया, यानी बेसिक होने लग गया, जैसे 3, 5, 4, तो ये काम करना इनके स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर न्यूट्रल हो गया तो पूरी तरह से स्लो डाउन हो जाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से ये नहीं कर पाएंगे।
आया समझ में? ये एक मजेदार बात है जो आपको ध्यान रखनी है। यही सेम लाइन जब मैं आपको पेनक्रियाज और जब इंटेस्टाइनल जूस पढ़ाऊंगी तब यही लाइन बताऊंगी कि उस समय वहां पर इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच पे काम करते हैं एंजाइम, न कि एसिडिक पर। सेम यही लाइन बताऊंगी मैं, याद रखना। तो अगर इसको समझ लो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इंटेस्टाइनल वैसे बताऊंगी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोरेनिन और जो पेप्सिनोजन होते हैं वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, हाँ कुछ मात्रा में लाइपेज भी एसिडिक पीएच पे काम कर सकता है, बस कुछ मात्रा में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसके साथ अब एक मजेदार बात बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनना। बच्चा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ऐसे एंजाइम होते हैं जो सभी में नहीं होते। अब आप बोलोगे मैम सभी में नहीं होता है? बच्चा प्रोरेनिन एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो बच्चों के अंदर सीक्रेट होता है, और पेप्सिनोजन जो होता है जब बच्चे 3 साल के बाद जब बड़े होने लगते हैं तब उसके बाद ही पेप्सिनोजन स्रावित होने लगता है। अब आप बोलोगे मैम कैसे? देखो मैं आपको कहानी अभी बता देती हूँ, उस समय नहीं बताऊंगी। ठीक है, उस समय फिर डायरेक्ट समझा दूंगी मैं। बच्चा देखो क्या होता है, बच्चे जब न्यू बॉर्न होते हैं, बेबी जो होते हैं, तो वो सिर्फ दूध ही पीते हैं। आपको पता है ना 6 या 10 महीने तक वो तो दूध ही पीते हैं। ठीक है, तो दूध में या मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ ना, मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर कौन सी होती है और मिल्क में प्रोटीन कौन सा होता है। अगर पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तब ध्यान रखना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होती है लैक्टोज। ठीक है, और मिल्क में प्रोटीन कौन सी होती है? कैसीन। ये आप रटो चाहे कुछ ही करो लेकिन याद रखो। क्या बोला मैंने कि मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो कौन सी होती है? लैक्टोज होती है, और मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? कैसीन होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप सुनते जाओ, बात को समझते जाओ। अब मैम क्या बता रहे हो आप? देखो बच्चों के अंदर बच्चा क्या होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं, मतलब जो नए होते हैं ना 1 से 3 साल के बीच में, तो बच्चा 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, 2 साल के अंदर अंदर बच्चे वो खाना नहीं खाते। अब मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ, पेप्सिनोजन एक ऐसा एंजाइम है जो खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को तोड़ता है, और प्रोरेनिन ये जो रेनिन होगा जो ऐसा एंजाइम है जो मिल्क में जो प्रेजेंट कैसीन प्रोटीन है ना उसको तोड़ेगा। इसलिए बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनके अंदर पेप्सिनोजन नहीं होता, क्योंकि वो खाना थोड़ी ना। अरे तुम कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो तुम उसको खाना ठूसोगे, रोएगा तो तुम खाना ठूसोगे, उसको दूध पिलाओगे? ऑब्वियस बात है, उसको मिल्क कंजप्शन करवाते हैं। ठीक है, तो वो 6 या 8 महीने तक मिल्क ही क्यों पीता है? क्योंकि मिल्क के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। मिल्क को एक बहुत ही होल न्यूट्रिशन माना जाता है, कि उसको एक इन्वायरमेंट देते भाई, हाँ भाई हाँ ठीक है। तो पेप्सिनोजन तब बनता है जब 2 साल 2.5 साल के बाद बच्चे जब बड़े होने लगे, जब खाना खाने लग जाता है, तब प्रोरेनिन कम होता जाता है और पेप्सिनोजन बढ़ता जाता है, क्योंकि इंसान दूध फिर कम पीने लग जाता है और फिर खाना खाने लग जाता है। तो खाने में बस ये एक मज़ेदार बात है जो आपको ध्यान रखना। तो प्रोरेनिन जो होता है वो बच्चों में सीक्रेट होता है, और पेप्सिनोजन देन बच्चों के बाद फिर सीक्रेट होने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अपने अंदर अपन तो बच्चे नहीं, तो अपने अंदर कौन सा एंजाइम है? पेप्सिनोजन। यानी मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि कुछ मात्रा में प्रोरेनिन होगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में होगा, या होगा ही नहीं। ठीक है, बट इतना जानो अगर आपसे पूछे कि प्रोरेनिन या रेनिन कहाँ होता था, बता दो। अब मैंने आपको बोला कि किसी के नीम के पीछे नोजन और किसी के पीछे अगर प्रो आ जाए तो इनएक्टिव होता है, तो इसका मतलब ये एक्टिव भी बनेगा भी। तो पेप्सिनोजन एक्टिव बन जाएगा तो कन्वर्ट होगा पेप्सिन में, और जब प्रोरेनिन एक्टिव होता है तो वो कन्वर्ट होता है रेनिन में। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको डाइजेशन में समझाऊंगी। बस अभी इतना बताना था जो मेरे को आपको क्लियर करना। क्लियर? तो ये था आपका गैस्ट्रिक जो मैंने आपका स्टमक। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा है, समझ लो, काम आएगा, आपकी बुक में दे रखा है। बच्चा देखो, जो हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काउज एंड बफेलोज, वो उनके अंदर क्या होता है बच्चा, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। जैसे अपने स्टमक के 4 पार्ट थे, फंडक, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक, वैसे उनके भी 4 पार्ट अलग अलग होते हैं। चारों नहीं याद रखना, सिर्फ एक पार्ट आपको याद रखना है, और इस एक पार्ट का नाम है र्यूमन। मैं आपको लिखवा देती हूँ कि इन काउज और हर्बीवोरस एनिमल्स, मेनली हर्बीवोरस, मेनली तो वैसे काऊ ही है, ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है ना। तो उनके स्टमक के र्यूमन वाले पार्ट में, यानी स्टमक के 4 पार्ट, जैसे अपने 4 पार्ट थे वैसे उनके 4 पार्ट, उसमें से एक पार्ट उनका र्यूमन था, ठीक है। र्यूमन वाले पार्ट में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कौन सा है, क्या करेगा, सब बताती हूँ। मैंने क्या बोला, काउज और बफेलोज या मोस्टली जो मैमल्स में जो हर्बीवोरस आते हैं उनके स्टमक में 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट होता है र्यूमन वाला पार्ट। उस र्यूमन में इनके बैक्टीरिया पाए जाते हैं और उस बैक्टीरिया का नाम है र्यूमेनोकोकस। कौन सा नाम है उस बैक्टीरिया का नाम, र्यूमेनोकोकस,
11th पढ़ोगे, 11th में जब आप आगे वाला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, 11th में जब आगे वाला चैप्टर पढ़ोगे तो बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं, बैसिलस, कोकस, स्पाइरल एंड विब्रो। इसमें कोकस का शेप होता है गोल, यानी गोल गोल आकार के कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं काउज और बफेलो के पेट के र्यूमन वाले पार्ट में। ये क्वेश्चन था, तो र्यूमन से र्यूमनोकोकस आया। खैर अभी करते क्या है बच्चा, अब हर्बीवोरस एनिमल्स या काउस वगैरह क्या करते हैं, सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, और आपको पता है प्लांट्स के अंदर हाई अमाउंट में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो बच्चा एक बात ध्यान रखना, सेलुलोज को पचाने के लिए अपनी बॉडी हो या कोई सी मैमल्स की बॉडी हो, वो खुद एंजाइम कोई सीक्रेट नहीं कर पाती। जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो सेलुलोज को पचाने के लिए खुद एंजाइम सीक्रेट नहीं करते हैं, इसीलिए सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये बैक्टीरिया मदद करता है। अब ये बैक्टीरिया किस में है, काउज एंड बफेलोज में। अपने अंदर भी अब आप बोलोगे मैम अपन भी तो प्लांट्स खाते हैं, अपन भी कुछ शाकाहारी होते हैं जो सब्जियां वगैरह खाते हैं, तो उनके अंदर भी तो सेलुलोज जाता होगा। हाँ बिल्कुल जाता है। तो बच्चा अपने अंदर इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है बैक्टीरिया जो सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम बनाता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, सेलुलेज एंजाइम। बच्चा देखो मैंने आपको बता दिया था, किसी के भी नाम के पीछे ASE लग जाए तो वो एंजाइम होता है, और किसी के भी नाम के पीछे OSE लग जाए तो वो शुगर होती है। तो सेलुलेज एंजाइम का सीक्रेट करता है ये, ठीक है। सेलुलोज एंजाइम क्या होता है, सीक्रेट करता है कौन, र्यूमेनोकोकस बैक्टीरिया। ये बनाता है जैसा आप सही लगे, ताकि सेलुलोज को डाइजेशन हो सके। बच्चा ध्यान रखो, मैं वापस बताऊंगी लाइन, अभी सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टमक का पार्ट है ना, इसलिए मैंने बताया। बाकी ये लाइन जब डाइजेशन वाली पार्ट है, ये इंटेस्टाइन में जब अपन आएंगे, जब इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तब वापस लाऊंगी मैं इस लाइन को, तो कंफ्यूज नहीं होना। बस इतना ध्यान रखो कि हर्बीवोरस के जो काउज और बफेलोज होते हैं उनके पेट के एक पार्ट होता है, इसका नाम है र्यूमन, और उस र्यूमन में एक बैक्टीरिया तो र्यूमेनोकोकस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया प्लांट की जो भी साग सब्जी खाते हैं और उनकी बॉडी के अंदर उसको पचाने के लिए क्या उनके अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज को पचाने के सेलुलेज एंजाइम स्रावित या सीक्रेट करता है। बस अभी इतना ध्यान रखो, क्लियर। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी बुक में दे रखा है, क्लियर। चलो बढ़िया, तो ये आपका स्टमक वाला कंप्लीट। अब इसको आगे करते हैं, अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी अपना स्टमक कंप्लीट हो गया। अब अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड, जो नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा या लॉन्गर पार्ट होता है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट ईसोफेगस कर लिया, सेकेंड स्टमक कर लिया, अब थर्ड अपन पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। बढ़िया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये लगभग इसकी जो लेंथ होती है वो 20 फीट होती है या फिर 6 मीटर अप्रॉक्स याद रखना, अप्रॉक्स 20 फीट या फिर अप्रॉक्स 6 मीटर तक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके कितने पार्ट होते हैं बच्चे, पहले पार्ट लिख दो फिर उसके बाद बात करते हैं। तो बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जब आप इसको देखोगे, इसको अभी डायग्राम भी बना दूंगी, है ना। 3 पार्ट होते हैं। पहला है डियोडीनम, दूसरा है जेजुनम, और तीसरा है इलियम, ठीक है। चलो अब और देखो, ड्यूडियम का जो लेंथ होती है वो 22 से 25 सेंटीमीटर होती है, बहुत छोटा पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है ये, ठीक है। जेजुनम की जो लेंथ होती है लगभग 8 फीट तक होती है, और इलियम की लगभग होती है 12 फीट। यानी सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, इलियम होता है। अब डायग्राम बना दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करें। ये तो था आपका, क्या था ये, अरे बता दो तुम लोग। ठीक है,
तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, हाँ। ऐसे मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है आपको, हाँ। ये है इसोफेगस, ये स्टमक बात कर चुके हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये वाला जो बड़ा बड़ा बनाया है ये मैंने अपने लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपको पढ़ना नहीं है तो बच्चा, मैंने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट होता है, तो ये वाला पार्ट होता है अपना ड्यूडिनम, ठीक है। जो सबसे छोटा दिख रहा है सी शेप का, तो कैसे होता है, सी शेप का होता है ड्यूडिनम, ठीक है। दूसरा है अपने पास यहाँ से ये वाला पार्ट, ये आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट होता है अपने पास जेजुनम, ठीक है। और ये वाला पार्ट हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन इलियम। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट बनाता है, ठीक है। तो सी शेप का जो होता है, यहाँ पर भी अपने पास स्फिंक्टर होते हैं, कुछ पढ़े थे अपन ने, ईसोफेजियल स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक मज़ेदार और बात बताऊँ, ध्यान से सुनते जाओ। और यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। तो अपने पास कुछ ऐसा होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन फिर कुछ ऐसा दिखेगी, तो सबसे बड़ी होती है। अब मज़ेदार बात अब सुनते जाओ। अच्छा देखो, मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एलिमेंट्री जो कैनाल होती है वो सबसे बड़ी होती है हर्बीवोरस में, सबसे छोटी होती है कार्निवोरस में। अब क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट बड़ा होता है हर्बीवोरस में और कौन सा छोटा होता है कार्निवोरस, तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है वो हर्बीवोरस में लॉन्गर होती है और कार्निवोरस में शॉर्टर होती है। तो एक्चुअली में जो लाइन मैंने बोली थी वो सही थी, और उसको और डिटेल करो तो कौन सी चीज़ें तो छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, वही चीज़ मैंने बोली थी, हर्बीवोरस में एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होती है। अरे तो भाई जब स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी हो जाएगी तो एलिमेंट्री कैनाल बड़ी हो जाएगी, हर्बीवोरस में तो बात तो एक ही है, और जब ये छोटी हो जाएगी तो वैसे ही छोटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया, तो ये आपको याद रखना, ठीक है, एक्स्ट्रा में। चलो दूसरी बात क्या याद रखनी है, अच्छा अब सुनते जाओ। यहाँ पर आपको ये बच्चा आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो मेन साइट होती है जहाँ पर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मेन या फिर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा पार्ट बताओ जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। अब मैक्सिमम क्यों बोले, क्योंकि कुछ मात्रा में बेटा स्टमक में होता है, कुछ में लार्ज में, तो पूरी 100% तो बोल नहीं सकते। हाँ, 70 से 80% डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बताइए जहाँ से मैक्सिमम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है, तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ बोली बच्चा, अपनी एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बोला था कि आप कहीं पर आपकी बॉडी में आप क्या पढ़ोगे, स्फिंक्टर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, स्फिंक्टर पढ़ोगे। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्फिंक्टर, बच्चा स्फिंक्टर क्या होता है, पहले मैं लिख दूँ पहले, देन आपको समझाती हूँ। बच्चा ये होते हैं स्फिंक्टर, यहाँ पर जो पाया जाता है इसको बोलते हैं अपन ईसोफेजियल स्फिंक्टर। बुक में देखना 3-4 नाम दे रखे, या फिर इसको बोलते हैं अपन कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। इसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये भी स्फिंक्टर है, इसको अपन अभी पहले थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले इसका देखो। कहीं पर भी आपकी बॉडी में या कहीं पर भी स्फिंक्टर पढ़ो, तो स्फिंक्टर जो होता है एक सर्कुलर मसल से मिलकर बनता है। स्फिंक्टर किससे मिलकर बनता है, स्फिंक्टर क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्फिंक्टर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो ओपन और क्लोज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो बच्चा, स्फिंक्टर का काम होता है खाने को बैकवर्ड फ्लो होने से बचाना। जैसे अपने हार्ट में वाल्व प्रेजेंट होते हैं ना, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, जो बैकवर्ड फ्लो होने से बचाते हैं, बस वही फंक्शन ये यहाँ करते हैं, बस फर्क है वहाँ ब्लड था, यहाँ खाना था। अब खाना यहाँ पर देखो, अब खाना यहाँ पर आ गया, खाना यहाँ आ गया तो ये श्योर करेगा कि खाना वापस ऊपर नहीं चल जाए,
ठीक है। तो देखो ये स्फिंक्टर ऐसा गोल होता है, बिल्कुल सर्कुलर होता है और मसल्स का बना होता है, तो जब खाना अंदर जाएगा तो वो जा सकता है, लेकिन वापस ऊपर की तरफ नहीं आ सकता। तो मतलब समझ रहे हो ना कि खाने को वापस बैकवर्ड फ्लो होने से बचाता है। तो ईसोफेगस और स्टमक में के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं अपन ईसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर। अब मैंने आपको बताया था कि कार्डियक शब्द अभी कहीं रिलेटेड रखता है, इसके आसपास अपना हार्ट भी होता है। तो कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि कहीं पर भी कार्डियक शब्द आ जाए तो समझ जाना हार्ट रिलेटेड चीज़, ठीक है। तो इसके आसपास अपना हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, दूसरा है ना, यहाँ पर जब स्टमक खत्म हो जाता है तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब खाना यहाँ आ गया तो वापस ऊपर नहीं जाएगा, ये श्योर करता है कौन सा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। और अगर आपसे पूछे कि एक्चुअली में कहाँ पाया जाता है तो स्मॉल पाइलोरिस स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अगर पार्ट से पूछे तो क्या बताओगे? स्टमक के पाइलोरिक पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम वाले पार्ट में पाया जाता है। ये है काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? हाँ बच्चा क्लियर हो गया, ठीक है। चलो बढ़िया, तो ये हो गया आपका मेन फीचर जो मैंने आपको समझा दिया। ये याद रखना, 2-3 बातें जो मैंने बताई है। अब अपन पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अपन को पढ़ना है मेन, अपन को यही पढ़ना है, आपको मैंने पहले बता दिया था। अपन को जो मेन पढ़ना है वो हिस्टोलॉजी है, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब आगे स्टार्ट करते हैं। इसको हटा रही हूँ मैं भी, है ना, थोड़ा बड़ा है टॉपिक, बड़ा तो नहीं मतलब डायग्राम में थोड़ा बड़ा है, बाकी तो ठीक है। चलो, हिस्टोलॉजी का मतलब मैंने बताया था, यानी टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करना, इस टिश्यू के बारे में क्या करना? स्टडी करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। अब अच्छा देखो क्या होता है, अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया था, पूरे एलिमेंट्री कैनाल 4 टिश्यू लेयर से मिलकर बनी, बता चुकी थी मैं। सिरोसा बाहर वाली, मस्कुलरिस, फिर इसके अंदर वाली, फिर इसके अंदर वाली सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा। इसमें भी वही 4 है। बस फिर मैंने बोला था फिर डिफरेंस क्या है मैम, फिर आपके दिमाग में मैम डिफरेंस क्या है, तो फिर मैंने आपको बताया बच्चा कि म्यूकोसा एक मेम्ब्रेन ऐसी होती है जिसकी वजह से, वही एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो इन चारों ऑर्गन्स में अलग अलग डिफाइन होती है और इसी वजह से पढ़ते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले मैं फटाफट नाम लिख देती हूँ। ये आपके सिरोसा जो फाइब्रस होती है, फटाफट रिकेप कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, है ना। देन इसकी बात थी आपकी, कुछ ऐसे था, जल्दी जल्दी बना देते हैं, और कुछ ऐसा था। तो ये पूरी थी मस्कुलरिस। अब सिर्फ स्टमक को छोड़ के बाकी के ईसोफेगस, स्मॉल और लार्ज में, तीनों में ही 2 ही मसल्स होगी, एक सर्कुलर मसल और एक लॉन्गिट्यूडनल। स्टमक में एक एडिशनल मसल थी जिसका नाम था ऑब्लिक, जो मैं आपको बता चुकी थी, ठीक है। तो आउटर वाली कौन सी थी? लॉन्गिट्यूडनल, और इनर वाली कौन सी थी? सर्कुलर। ये बच्चा मैं बता चुकी हूँ। उसके साथ एक लेयर थी जो कनेक्टिव टिश्यू की बनती है, जिसमें ब्लड वेसल, नर्व वगैरह थे, जिसका नाम था सबम्यूकोसा, है ना बच्चा, सुनते जाना। और लास्ट में जो थी अपने पास एपिथेलियम वाली, जिसका नाम था म्यूकोसा। ये तो नॉर्मल थी, ये अपन ने सब में पढ़ी थी। अब अपन को देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चेंज है। बच्चा देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसको अपन बोलते हैं विलाय। ये तो नाम सुन ही रखा होगा तुमने, कुछ नहीं तो ये तो नाम सुन ही रखा। तो अब एक काम करो, ये तीनों नहीं बनाओ, म्यूकोसा वाली बना दो सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिर्फ म्यूकोसा वाली, म्यूकोसा मेम्ब्रेन बना रही हूँ। तो मतलब अब यहाँ अगर इसको डिफाइन करो तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिख रही, देखो देखो कैसे दिखेगा। ये लेयर ऐसे हो जाएगी, म्यूकोसा मेम्ब्रेन कुछ ऐसे दिखेगी आपको, देखो दिख गई। ये किस में पाया जाता है? सिर्फ इंटेस्टाइन में। समझ में आ गया? अच्छा, तो इसका मतलब अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगी वो कुछ ऐसा बना दूँ। ये है म्यूकोसा लेयर, ये है अपनी म्यूकोसा लेयर, ये म्यूकोसा है ना। ये इसके अंदर यहाँ पर अपना कौन है? सब म्यूकोसा, जो कनेक्टिव टिश्यू है, देख लो यहाँ पर। फिर अपनी सिरोसा मस्कुलर, वो नहीं लिख रही मैं ना, अपन को सिर्फ ये 2 ही ध्यान रखना है। तो है ना, यहाँ पर 1 मिनट ज़्यादा बना देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तो थी अपनी सब म्यूकोसा, ठीक है। और म्यूकोसा लेयर देखो अपनी इसमें चेंज हो गई, तो फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाती है। इन स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं बच्चा? विलाय, ठीक है। अभी इस एक फंक्शन की बात करेंगे, क्या करते हैं पहले सुनो। म्यूकोसा लेयर, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर होती है वो फोल्डेड हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है, जिनको बोलते हैं अपन विलाय बोलते हैं। और सुनो, सुनते जाओ सुनते जाओ। विलाय के ऊपरी सरफेस पर, जिसको अपन क्रस्ट बोलते हैं शायद, है ना, क्रिफ्ट ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। ऊपरी सरफेस पर यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती है, और वो सेल्स होती है ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर कैसी होती है सेल्स? कुछ ऐसी सेल्स होती है, देखो ऐसी सेल्स होती है। ये सेल है, ब्रश ब्रिशल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं,
ऐसी सेल्स जिसमें ब्रिसल जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं उनकी ऊपरी सरफेस पर, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन, ब्रश बॉर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर यानी विलाय के ऊपरी सरफेस पे, ठीक है, विलाय के ऊपरी सरफेस पर क्या पाया जाता है, ये देखो, ये देखो, तो इन स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं माइक्रोविलाय। इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाय बोलते हैं, ठीक है। ये पाया जाता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि इंटेस्टाइन में दो स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे मिलेंगे, एक तो म्यूकोजा मेम्ब्रेन खुद विलाय बन जाती है, और विलाय के ऊपर एपिकल सरफेस पे आपको कुछ सेल्स दिखेंगी जो ब्रश बॉर्डर ब्रिसल जैसी होंगी, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, जिनको अपन माइक्रोविलाय बोलते हैं। अभी विलाय बड़ी है, ये छोटी है, तो इसको माइक्रो मतलब छोटा होता है, ठीक है। चलो, अब क्या होता है बच्चा, ये करती क्या है, तो मैं आपको बता दूँ। तो अभी मैंने बोला आपको कि इंटेस्टाइन का काम होता है एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन, मेन एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, और डाइजेशन में ही होता है। तो विलाय और माइक्रोविलाय एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कैसे करेगी वो अपन आगे देखेंगे, बट कैसे करती सुन लो। विलाय तो होती है वो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाएगी, और माइक्रोविलाय एक्चुअली में एब्जॉर्प्शन करती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि एब्जॉर्प्शन जो इसने करा है वो एक्चुअली में गया कहाँ। भाई देखो, समझो, एक मिनट रुकना ना, रुको, मैं अभी सब समझाती हूँ। ठीक है, ये है। अब इसके बाहर क्या है बच्चे, देखो मैंने आपको याद है एक चीज़ बताई थी, एक मिनट रुको ना। हाँ, मान लो ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, और आप इसको अब स्मॉल इंटेस्टाइन मानो। अब पूरे एलिमेंट्री कैनाल से मुझे कोई मतलब नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन मानो। स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने कट करा, ठीक है, बाहर वाली सिरोसा, देन उसके अंदर सब म्यूकोसा, देन उसके अंदर आपकी कौन सी होगी, वो बाहर वाली सिरोसा, फिर उसके अंदर मस्कुलरिस, देन उसके सब म्यूको, और अंदर की तरफ होती मस्कुलरिस। इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोसा मेम्ब्रेन कुछ ऐसा दिखेगी आपको, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, अब म्यूकोसा मेम्ब्रेन के पास में बिल्कुल यहाँ पर, यानी बीच में बिल्कुल एक छोटा सा होल होता है। देखो बच्चा, एक ट्यूब होती है ना, ट्यूब को अगर आप देखो, भले बाहर से बहुत मोटी है, लेकिन एक बीच में होल होता है ना, होल। सेम अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत मोटी दीवार होती है, लेकिन बीच में छोटा सा होल होता है, और उस होल को अपन बोलते हैं ल्यूमन। क्या बोलते हैं उसको अपन, ल्यूमन कहते हैं। तो ल्यूमन जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का होल होता है, जिसमें खाना एक्चुअली में जाता है, और इसके आसपास अपनी पूरी लेयर्स होती है, चारों के चारों, ठीक है। अब इसके बाहर क्या है, ये म्यूकोसा लेयर थी, म्यूकोसा लेयर सबसे इनर वाली है, तो इसके इनर वाले में क्या है, ल्यूमन ही तो है, जिसमें खाना है यहाँ पर। तो मान लो खाना पच चुका है, तो यहाँ पर मान लो ग्लूकोज है या फैट है, कुछ भी है, जो अब उसको एब्जॉर्ब होना है। खाना पच गया, मान लो पच गया, अब उसको एब्जॉर्ब होना है। तो ये माइक्रोविलाय क्या करेगी, ये तो सरफेस एरिया बढ़ाएगी, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो विलाय तो सरफेस एरिया बढ़ाएगी, और ये एक्चुअली में क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। कर लिया? अब ये एब्जॉर्ब कर तो लिया, लेकिन गया कहाँ खाना। तो बच्चा, सब म्यूकोजा में मैं आपको बार बार बोलती भी आ रही हूँ कि सब म्यूकोजा ऐसी लेयर होती है जो म्यूकोजा के नीचे होती है, और उसमें ब्लड वेसल न्यूरॉन्स होते हैं। तो अब मुझे खाने को किस में डालना है, ब्लड में डालना है। अरे ब्लड ही तो फिर आपकी बॉडी में लेकर जाएगा ना भाई। तो अब ये जो ग्लूकोज यहाँ आया है, माइक्रोविलाय इसको एब्जॉर्ब करके यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है, उसमें डाल देती है, और फिर ये ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो गया न्यूट्रिशन, ब्लड के थ्रू ही गया। ये कुछ ऐसा होता है। अब इसको पूरा डिटेल में अपन कहाँ पढ़ेंगे, डाइजेशन में। जब आप एब्जॉर्प्शन पढ़ाऊंगे तब मैं आपको बताऊँ। बस अभी इतना ध्यान रखो कि कुछ आपको इस तरीके का डायग्राम बाद में और दिखेगा, ध्यान रखना। तो अगर ऐसा आ जाए तो आपको ध्यान रखना। क्लियर हुआ? चलो बढ़िया। अब क्या होता है बच्चा, यहाँ पर है ना, विलाय के नीचे सरफेस पे कुछ आपको सेल्स दिखती है, कुछ ऐसी। तो कैसे फिंगर, अब ये अब मैम जठर ग्रंथि, नहीं गैस्ट्रिक ग्लैंड कब बोला, जब उसको स्टमक, गैस्ट्रिक शब्द स्टमक के लिए। इन स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं बच्चा क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन। क्वेश्चन आता है ये, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन की म्यूकोजा मेम्ब्रेन के इनर साइड। देखो ये रहा, और यही एक तरीके से एंजाइम सिक्रेट करती है। अब बच्चा, आपने ये तो बात दिमाग में लगाई नहीं कि मैम आपने तो बोला था कि म्यूकोजा मेम्ब्रेन हमेशा कुछ ना कुछ सीक्रेट करती है, तो ये तो कुछ सीक्रेट कर ही नहीं रहे थे, तो फिर कहाँ कुछ ना कुछ तो सीक्रेट हो कहीं से। वो करती है क्रिप्स ऑफ लिबर्कन। तो क्रिप्स ऑफ लिबर्कन क्या करती है, ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। आप इसको इंटेस्टिनल ग्लैंड भी बोल सकते हो, कहने के लिए बोल सकते हो,
ठीक है, समझ में आ गया। और इस क्रिप्ट ऑफ लिबरकन से सीक्रेट होता है इंटेस्टिनल जूस, जिसको अपन सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। और यही आपके एनसीईआरटी की लाइन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्कस एंटेरिकस। तो क्या होता है, क्रिप्स ऑफ लिबरकन से जो इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होता है, अभी किसमें, इंटेस्टाइन के अंदर ही तो है, इंटेस्टाइन में जो जूस सीक्रेट होता है उसको अपन सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, एंटेरिकस बच्चा शब्द होता है किसके लिए डिफाइन होता है, इंटेस्टाइन के लिए। खैर ये अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अब अच्छा और सुनते जाओ। तो पहले तो ये हो गया, तो क्रिप्स ऑफ लिबरकन आपके पूरे इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पढ़ रहे हैं अपन ये। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चा देखो, अब ध्यान से समझना, ये तो हो गया जो सब में था, ये जो मैंने डायग्राम जितना भी बताया है वो पूरी इंटेस्टाइन में था। लेकिन अब जो मैं बताऊंगी वो सिर्फ एक के लिए। कैसे, मैंने बोला कि इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ खत्म हो रही है। यहाँ से यहाँ तक इसके 3 पार्ट है, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। अब यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है ब्रूनर ग्लैंड, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ब्रूनर ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो सिर्फ और सिर्फ ड्यूडिनम की ही सब म्यूकोजा में पाई जाती है। अब मैम सब म्यूकोजा, हाँ बच्चा, एक्सेप्शन मानो कुछ ही मानो कुछ, पर ये याद रखो मैंने क्या बोला, एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है ब्रूनल ग्लैंड, वो इंटेस्टाइन सिर्फ और सिर्फ ड्यूडिनम के ही पार्ट में पाई जाती है, अदरवाइज जेजुनम और इलियन में ब्रूनल ग्लैंड नहीं होगी। यानी अगर आपको मैं जितना भी मैंने अभी समझाया है, ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, जिसमें ड्यूडिनम भी आ गया, जेजुनम और इलियम भी आ गया, सब में कॉमन था। लेकिन अब जो मैं पार्ट बता रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूडिनम का पार्ट है। इसका मतलब ड्यूडिनम की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात और सुनो, कि ड्यूडिनम की सब म्यूकोजा में, यानी ड्यूडिनम में मान लो जैसे अब देखो क्रिप्स ऑफ लिबरकन तो वैसे ही होगा सब में। ठीक है, तो ड्यूडिनम की सब म्यूकोजा ये है, ये ब्रूनर ग्लैंड है, ये ब्रूनर ग्लैंड कुछ ऐसे रहती है। तो ब्रूनर ग्लैंड जो भी सीक्रेट करेगी वो क्रिप्स ऑफ लिबरकन में डाल देगी, और क्रिप्स ऑफ लिबरकन फिर इसको ल्यूमन में सीक्रेट करेगी, जो अपने खाने में पचाएगा। अब वो क्या करेगा वो भी अपन आगे देखेंगे। बस अभी क्या बोला, अब सुनो, अब कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। सुनो बच्चा, देखो मैंने बोला इसको छोड़कर, अभी नाम लिख दूंगी मैं, जितना भी मैंने अभी बताया वो पूरा का पूरा इंटेस्टाइन का पार्ट। अब इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, ड्यूडिनम, कहाँ गया, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। तो जितना मैंने विलाय मैक्रोविल बताया वो तीनों में पाए जाते हैं। क्रिप्ट और लिबरकन भी 3 में होते हैं, है ना, ये माइक्रोविल और विलाय भी तीनों में होते हैं। लेकिन ब्रूनर ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो सिर्फ और सिर्फ ड्यूडिनम की इंटेस्टाइन की स्मॉल सब म्यूकोजा में पाई जाती है, अदरवाइज कहीं नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखना, ड्यूडिनम में क्या पाया जाता है, सब म्यूकोजा में, सब म्यूकोजा में क्या पाया जाता है, ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है। एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है। अभी क्या करती है सब आगे देखेंगे। ब्रूनर ग्लैंड कुल मिला के कुछ नहीं करती, एक एल्कलाइन वाटर सीक्रेट करती है जो एसिडिक पीएच को, जो एसिड खाना आया है उसको के न्यूट्रल करेगी बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू। खैर यहाँ पर आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये था आपके हिस्टोलॉजी ऑफ व्हाट, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो समझ में आया था, आपको समझ में आया होगा। आपको याद रखना है कि म्यूकोजा मेम्ब्रेन अलग अलग हो रही, देखो अलग, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग हुई। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन ये देखेंगे कि अब ये क्रिप्स ऑफ लिबरकन जो इस इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करेगी, अब उस जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चा, इंटेस्टिनल जूस में जो भी होगा, भले एंजाइम हो कुछ भी हो, वो हमेशा बेसिक पीएच पे काम करते हैं। ध्यान रखना इस बात को। यहाँ से खाना जो आया था वो HCl में घुला हुआ था, ध्यान रखना, यहाँ से जो खाना आया था वो HCl में घुला हुआ था। HCl का पीएच होता है एसिडिक। अब ये सीक्रेट करेगा बेसिक एंजाइम, अब वहाँ से तो एसिडिक आ रहा है, ये तो बेसिक चाहता है, तो दिक्कत वाली हो जाती है। तो अब कौन मदद करेगा, 2 जने मदद करेंगे। कौन, एक तो पेनक्रियास मदद करेगा, एक लिवर मदद करेगा, और तीसरा ब्रूनर ग्लैंड मदद करेगी। अब देखो यहाँ से लिवर से बाइल आएगा, लिवर जानते हो ना बाइल सीक्रेट करता है, वो अपन देखेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आएगा, और यहाँ से ब्रूनर भी, यहाँ से, क्योंकि ब्रूनर कहाँ होती है, सब ड्यूडिनम में होती है। अब वो तीनों के तीनों जो सोल्यूशन जो भी होता है वो बेसिक होता है, तो इसलिए सबसे पहले ये तीनों क्या करेंगे, जो खाना एसिडिक आ रहा है उसको न्यूट्रल करके बेसिक बनाएंगे, क्योंकि बच्चा इंटेस्टाइन के अंदर जो भी एंजाइम होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक पीएच पे काम कर सकते हैं, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो अब अपन क्या देखेंगे, अब बस हो गया ये वाला स्मॉल, बस इसका मैं आपको एक बात बता, इंटेस्टिनल जूस का कंपोजिशन बता देती हूँ कि भाई क्रिप्स ऑफ लिबरकन क्या क्या सीक्रेट करती है। अब इसके सेल वगैरह कुछ नहीं पढ़ने, ये अपने कोर्स में नहीं है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड था बस उसका अपने कोर्स में था, है ना, बस अपन को क्या पढ़ना है, इसका पढ़ना है। ठीक है, तो बता दो फटाफट कि इंटेस्टिनल जूस का क्या क्या कंपोजिशन होता है। बढ़िया, चलो तो अपन देख लेते हैं कि क्रिप्स ऑफ लिबरकन, जिसको अपन इंटेस्टिनल ग्लैंड बोला है, तो वो क्या क्या सीक्रेट करती है। ठीक है, मैं लिख दे, इस लाइन को मैं लिख देती हूँ, क्रिप्स ऑफ लिबरकन सिर्फ कहाँ पाई जाती है, इंटेस्टाइन में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड, जो क्या सीक्रेट करती है, जो क्या सीक्रेट करेगी,
इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करेगी। जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट कर रही थी, उसका कंपोजिशन देखा। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर रही थी, उसका कंपोजिशन। वैसे ही इंटेस्टिनल ग्लैंड भी इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करती है, और वो कौन सी थी? क्रिप्टोलिपिड ग्लैंड। इसका डिटेल नहीं पढ़ना, अपन को अपने कोर्स में थी। अब वो कौन कौन से होता है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले इंटेस्टिनल जूस के अंदर अच्छा हाँ, इंटेस्टिनल जूस को अपन क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस। हाँ भाई, ये लिख देती हूँ, बुक में लिखा हुआ है, बच्चों को समझ में नहीं आता सक्कस एंटेरिकस क्या होता है। सक्कस एंटेरिकस कुछ नहीं बच्चा है ना, इंटेस्टिनल ग्लैंड के द्वारा जो जूस सीक्रेट किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन को ये देखना है कि कौन कौन से जो पार्ट होते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर पाए जाते हैं। बता दूँ अब फटाफट। अच्छा, सबसे पहला होता है बच्चा, ध्यान से सुनना आप। हाँ, भले ये मत पढ़ो कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे, लेकिन इसका एग्जाम ध्यान। सबसे पहला होता है बच्चा एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम सीक्रेट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या सीक्रेट करती है ये? इसके साथ साथ ये सीक्रेट करती है, वो क्या नाम है उसका, है ना? हाँ, लाइपेज एंजाइम सीक्रेट करती है कुछ मात्रा में, बिल्कुल माइल्ड मात्रा में। ठीक है, दूसरा इसके साथ साथ न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज क्या होते हैं ये? ध्यान है? पता नहीं याद होगा नहीं होगा, बट मैं बता देती हूँ। बेटा ये कहाँ पढ़ते हैं अपन? डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। अब आप सोचो हम डीएनए कहाँ से आ गया? अरे बच्चा देखो, आप प्लांट कुछ भी खाते हो तो जो भी चीज़ आप खा रहे हो वो सेल ही तो है, तो और प्लांट की भी सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो डीएनए के अंदर शुगर प्रेजेंट होता है, तो डीएनए के मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के शुगर को निकालना न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज का काम होता है। ठीक है, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करने में मदद करता है। एंटेरोकाइनेज ऐसा एंजाइम, देखो एंटेरो शब्द कहीं पर भी है, उसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है? एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन। ठीक है, और काइनेज का मतलब ब्रेक, मतलब ये किसी न किसी चीज़ को एक्टिव करता है। तो बच्चा पेनक्रियाज से, यहाँ पर अब पेनक्रियाज आएगा, तो पेनक्रियाज अपन पढ़ेंगे। तो पेनक्रियाज के अंदर से भी पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। चौथा जूस हो गया पेनक्रियाटिक जूस, जो अपन उससे पेनक्रियाज से पढ़ेंगे। पेनक्रियाटिक जूस कम से कम 6 एंजाइम सीक्रेट करती है। ठीक है, और वो जो एंजाइम होते हैं 6 एंजाइम सीक्रेट करती है, और वो जो एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, तो वो जो एंजाइम होते हैं वो बेसिक पीएच पे काम करते हैं, तो उसमें भी कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो उनको एक्टिव करने के बाद एंटेरोकाइनेज करती है। और दूसरा, इसका जो पीएच होता है बच्चा, पीएच जो होता है वो 8 से 8.5 के बीच में होता है लगभग। ठीक है, क्योंकि बेसिक पीएच पे काम करता है, ये ध्यान रखना, ये बेसिक पीएच पे काम करता है। मेन तो यही है। ठीक है, तो ये था आपके इसके साथ साथ और क्या क्या होता है? एक और था ब्रूनल ग्लैंड। ब्रूनल ग्लैंड भी तो आपके इंटेस्टाइन में, तो ऑब्वियसली बात तो वही है, तो वो तो वहीं से आ रहा है। तो ब्रूनल ग्लैंड भी आपकी क्या सीक्रेट करती है? यहाँ पर एक एल्कलाइन वाटर सीक्रेट करेगी, जिसके अंदर बाइकार्बोनेट्स आयन होंगे। ठीक है, और ये भी एक एसिडिक वाले खाने को बेसिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो कुछ ये आपके क्या होते हैं? कंपोजिशन होते हैं इंटेस्टाइन जूस के। ठीक है, मेन कंपोजिशन अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन पेनक्रियाज का। तो आज अपन ने इंटेस्टाइन का क्या देखा? हिस्टोलॉजी देखा, स्ट्रक्चर देखा, सब मैंने बता दिया। अभी मैंने फंक्शन किसी को नहीं बताया, ऊपर से बताया है, मैं फिर बोल रही हूँ, डाइजेशन में आएंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और दूसरी बात ये, अब अपन पढ़ेंगे लिवर और पेनक्रियाज। अगले लेक्चर में अपन करेंगे, कंप्लीट करेंगे लिवर और पेनक्रियाज करेंगे, फिर देखेंगे वो दोनों यहाँ कैसे मदद करते हैं, कैसे आता है। जैसे ही दोनों कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं आपको कनेक्शन बताऊंगी, कोशिश करूंगी कल ही बता दूं, मतलब लेक्चर में बता दूं, और उसके बाद फिर अपन डाइजेशन स्टार्ट। डाइजेशन ज़्यादा बड़ा नहीं, अगर ये समझ में आ गया तो डाइजेशन 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं के साथ अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और अगर बुक आ गई हो तो प्लीज़ एक बार पढ़ लेना बच्चा, है ना, तो सही रहेगा। आपको अगर पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये अपना कंप्लीट। फंक्शन मैंने अभी ढंग से नहीं, ये मैंने सही से नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मैं आपको फिर बोल रही हूँ, क्योंकि डाइजेशन आएगा तो मैं पूरी डिटेल में बताऊँगी। अभी से मैंने ऊपर से हवा लगाई है आपको कि भाई हाँ, कोई कहीं पर भी नाम आ जाए तो आपके दिमाग में फैट जाना चाहिए कि भाई हाँ, ये चीज़ यहाँ से सीक्रेट होती है, बस इतना ध्यान रखो अभी। ठीक है, डाइजेशन में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, तो फिर बोलोगे मैम कहाँ से कहाँ आ रही है चीज़ें, खैर आती है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में अपन लिवर और पेनक्रियाज वाला कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट उसके लेक्चर में अपन फिर डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे डाइजेशन स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।